हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पार्ट फिफ्थ, और पार्ट फिफ्थ का आज ये आपका सेकंड पार्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पार्ट फिफ्थ हमारा बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, जिसमें हम 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, और इन 5 चैप्टर्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, और चैप्टर 1 का आज ये सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 में आपकी बात की गई है किसकी? द यूनियन एग्जीक्यूटिव की। और आर्टिकल इसमें कहाँ से कहाँ तक आता है? आर्टिकल 52 से 78 तक आता है, राइट। तो हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीट किया था। आज हम प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल को देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लास्ट में हम पूरा रिवाइज भी कर लेंगे जो हमने चैप्टर 1 में जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े थे वो। ओके, सो आप देखो, हमने पार्ट फिफ्थ में स्टार्ट किया यूनियन, और यूनियन में कितने चैप्टर्स हैं? आपके 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 आपकी किसकी बात करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव की। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? सो 52 से 78, ये आपको याद हो गया होगा। अब ये जो आर्टिकल 52 से 78 जो है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो आप देखो, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन्हें तो हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को क्या कहा गया है, और PYQ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 73 से। अब आर्टिकल 73 क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अब इसका मतलब ये हो गया, किस एक्सटेंट तक यूनियन काम कर सकती है एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में, यानी कि किस हद तक केंद्र का एग्जीक्यूटिव पावर है, ये आपके आर्टिकल 73 में बात की गई है। अब आप देखो, आर्टिकल 72 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर है, क्षमा करने की पावर है। उसके जस्ट नेक्स्ट बात की गई भाई एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की जो शक्ति है उसका कितना विस्तार है, किस हद तक उनके पास पावर है। अब आप देखो, 3 टाइप की मेनली पावर होती है। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव। ओके, एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी पॉलिसी वगैरह जो इंप्लीमेंट होती है उनको इंप्लीमेंट करने की पावर। जुडिशियरी आप जानते हैं न्याय से रिलेटेड होता है, और लेजिस्लेटिव मतलब कानून से रिलेटेड, ठीक है, कानून बनाने से रिलेटेड जो पावर्स होती है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। अब आप देखो, काम तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही की जाती है, लेकिन पीछे से कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, पहले भी हमने देखा था। अब आप देखो, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल 74 है। आर्टिकल वाला जब हमने वीडियो पढ़ा था तो हमने कैसे इसको याद रखा था, ठीक है। एक ही ट्रिक बार बार रिवाइज करो तो चीज़ याद रहेगी। हर बार अलग ट्रिक अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था वही देखेंगे। तो आप देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है ना हमारे कैसे होने चाहिए भाई? सच्चे होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सच्चा होना चाहिए, ठीक है। सच्चा से आपका बन जाएगा 100 से 7, 4 से 4, तो 7 4 तो क्या हो जाएगा? 74, 74, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है आर्टिकल 74 में। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती हैं। अब आर्टिकल 74 के फर्स्ट में क्या कहा गया है? According to Article 74, the Prime Minister and his Council of Ministers should aid and advise the President in order to exercise his function. So it means जो प्राइम मिनिस्टर है और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि वो आगे के फंक्शंस लें, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं ये है PM। PM के नीचे कौन हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट मीन्स नीचे नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कौन होता है? उनकी पूरी एक काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की। अब ये PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आपको ऐसा वर्क करना है, आपको ये डिसीजन लेना है, ठीक है। तो एडवाइस कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये बात किसमें की गई है? आर्टिकल जो आपका 74 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें बात की गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कंप्राइजेस 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो हाँ, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि आप देखो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो कौन कौन से मिनिस्टर्स इसमें आते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। अब आप देखते हो ना, जिसमें आप देखते हो फाइनेंस मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये क्या है? पूरी कैबिनेट एक मिनिस्टर्स है। इसके बाद क्या आता है? मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के। इसके बाद जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एपेक्स है ऑल 3 कैटेगरीज के, यानी कि जो तीनों कैटेगरीज आप देख रहे हो जो एक तरीके से बांट दिया गया है नॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर आते हैं? तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो गए, इन सब का हेड कौन होता है? एपेक्स। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कौन है हेड? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर आप देखो बाई चांस अगर प्राइम मिनिस्टर हट जाता है तो जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी हुई है वो भी हट जाएगा, ठीक है। और वैसे तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही
जो कानून मंत्री थे वो चेंज हो गए थे, राइट। तो इस तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर है वो तो बदल सकते हैं, उनका जो इफेक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर पे नहीं पड़ेगा, बट अगर प्राइम मिनिस्टर अगर चेंज हो गए तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी पूरी चेंज हो जाएगी, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर इज एट द एपेक्स ऑफ ऑल थ्री कैटेगरीज। सेकंड आपसे क्या कहा गया, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। यानी कि ये प्रश्न किया गया है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी, और यदि दी थी तो क्या किसी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कोई एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि आपको ऐसा ऐसा वर्क करना है, तो क्या ये जो क्वेश्चन है इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकता कि भाई आपने क्या एडवाइस दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है 74 के सेकंड में ये बात की गई है कि जो एडवाइस जो दे रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको, प्रेसिडेंट को, वॉज कैप्ट आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से उसको दूर रखा जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। सो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज कैप्ट आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। अब कुछ अदर प्रोविजन की बात की गई है जो मिनिस्टर्स को दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 75 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट इसमें क्या कहा गया, 5 के फर्स्ट क्लॉज में क्या कहा गया, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे बोला गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंट तो भाई प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करा, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस दी, अरे आप इनको रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट ने फिर उनको अपॉइंट किया। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 75 के फर्स्ट का जो 1A है, अब ये A B जो होते हैं आपको पता है अमेंडमेंट करके आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ए में क्या कहा गया, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये हो गया जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड करके, वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसके 15% से, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जो टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल है उनके, राइट, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेंबर्स, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब ऐसा तो अगर कितने भी हो सकते हैं, तो आप सोचो अपनी मिनिस्ट्री सब लोग बना के रख ले, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है आपको, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट भी क्या बोलता है, a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule। अब ये जो पूरी इतनी लंबी सी कहानी लिखी है ना, तो आप जब मैं PDF आपको शेयर करूंगी तो आप इसको पढ़ लेना। इसमें मेन बात ये की गई है ना, दल बदल की बात की गई है, यानी कि डेफिकेशन लॉ की बात की गई है। अब ये जो डेफिकेशन लॉ ये क्या बोलता है कि ये पनिश करेगा उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो बार बार एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, ओके, दल बदल कर रहा है बार बार। तो कोई दल बदल करेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो मिनिस्टर भी फिर नहीं रहेगा। तो ये बात की गई है आपका 75 1B में, ठीक है। ये पूरी कहानी आप पढ़ लेना, यही इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है सेकेंड। अब 75 का जो सेकेंड है इसमें क्या कहा गया, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो मिनिस्टर बना रहेगा। अब कहने का मतलब क्या है, कहने को तो ये है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो मिनिस्टर बना रहेगा, बट पीछे से एडवाइस कौन करेगा, फिर से प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब ये जो मिनिस्टर है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, अब ऐसा करते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं या तो इसको दूसरी पोजीशन दे देते हैं। अभी आपने देखा कई सारे चेंजेस भी हुए थे। सो फिर क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है ना उसको हटा देगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि प्लेजर ऑफ द पीपल, इसलिए भैया अच्छा काम करो, जब तक अच्छा काम करोगे प्रेसिडेंट की नजरों में बने रहोगे तब तक प्रेसिडेंट आपको बचा के रखेंगे। तो यही यहाँ पर बात की गई है कि जब तक आप अच्छे से काम करेंगे तब तक आपको रखा जाएगा। तो 75 के सेकंड में क्या बात की गई, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है थर्ड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे कहा गया है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिस्टर का जो ग्रुप है, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो कलेक्टिवली जिम्मेदार होगा लोकसभा के लिए। इफ पीएम हटा तो सारे मिनिस्टर्स भी हटे जाएंगे। अब कहने का मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो इनके अंडर में क्या है, इनके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी चल रही है। तो अगर प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि ये सही से वर्क नहीं कर रहा है मिनिस्टर, तो उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कोई दूसरा मिनिस्ट्री दे सकते हैं। बट अगर प्राइम मिनिस्टर हट गए तो जो ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये भी पूरी हट जाएगी, ठीक है। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द हाउस ऑफ द पीपल, ओके।
फोर्थ आपका क्या बोलता है, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सेक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। सिंपल सी बात है, आपको इतना याद रखना है कि ओथ दिलाने की बात की गई है। इसकी बात की गई है यहाँ पे, पद ग्रहण करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शपथ दिलाई जाएगी, राइट। तो किस में बात की गई है ये आपकी, तो ये आपके 75 के 4 में बात की गई है, ओथ की बात की गई है। ओथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है, ओथ की इसमें बात की गई है, ठीक है। 75 के 4 में ओथ की बात, राइट। नेक्स्ट है फिफ्थ, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सीज टू द मिनिस्टर। अब कहने का मतलब ये हो गया कि कोई मिनिस्टर बन गया, ठीक है, कोई मिनिस्टर बन गया और उसने अगर ना राज्यसभा की ना लोकसभा की कोई भी सदस्यता नहीं ली 6 महीने के अंदर, तो उसका जो मिनिस्ट्री वाला जो उसका पद है ना, जो वो मिनिस्टर बना हुआ है, उसको हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है 6 मंथ के अंदर अंदर आपको या तो राज्यसभा की या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी, ठीक है, मेंबरशिप आपको लेनी होगी। तो ये आपका 75 के 5th में बात की गई है, ओके, राइट। 6th में कहा गया द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट। अब देखो सिंपल सी आपको इसमें बात याद रखना है, 75 के 6 में क्या बात की गई है, अलाउंसेस की एंड सैलरीज की बात की गई है। किसके, वेतन और भत्ते के, किसके, जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 6 लिखा है ना, तो बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी भी कैसे हमें इसे याद रखना है, अभी आप इसको समझते जाइए। नेक्स्ट है, आप देखो आर्टिकल 76, और आप देखो आर्टिकल 76 ना, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी। तो यहाँ पे अभी बस हम देख लेते हैं, डीपली अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, वहाँ से आप देख लेना डीप में, ठीक है। तो यहाँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो आप देखो आर्टिकल 76 जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। कैसे हमने इसको याद रखा था, तो आप देखो जो अटॉर्नी जनरल है ना इंडिया का, उसको हर क्षेत्र की नॉलेज है, हर क्षेत्र की नॉलेज है। क्षेत्र से क्या हो गया था 76, यानी कि 76, 76, ओके। सो आर्टिकल 76 में बात की गई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, भारत के अटॉर्नी जनरल। अब 76 के फर्स्ट में कहा गया द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है एक प्रेसिडेंट उस पर्सन को क्वालिफाई मानेगा किसकी पोजीशन पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगर उसके पास सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशंस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो सारी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो सारी अगर क्वालिफिकेशंस है तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ओके। सेकंड में कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स। तो देखो आप लोग भी जानते हैं अटॉर्नी जनरल का वर्क क्या होता है। जो भी लीगल मैटर्स होते हैं, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका वकील जो होता है, उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। कौन है प्रेजेंट में, आपको कमेंट करके बताना है। सो अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर। जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उन पे एडवाइस देता है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। ये वर्क होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या है इसका आर्टिकल 76, डायरेक्ट पूछा जाता है आपका आर्टिकल इसका क्या है, 76, 76, राइट। नेक्स्ट है, क्या बात की गई, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शेल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है कि वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। उसके पास सुनवाई का अधिकार है किसी भी कोर्ट में। फोर्थ में क्या कहा गया, द अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शेल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। कहने का मतलब है कि जो अटॉर्नी जनरल है, ओके, ये भी प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार जब तक चाहे वो रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को अगर इनका काम पसंद नहीं आए तो भाई हटा भी सकते हैं, राइट। सो द अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देते रहेंगे, ठीक है, अच्छे से अपना वर्क करेंगे, तब तक ये बने रहेंगे। एंड शेल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। और जो भी प्रेसिडेंट उनको कह सकते हो आप, जो भी उनका सैलरी है, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, उनका जो पैसा है वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका अटॉर्नी जनरल। एंड आर्टिकल 77 आपका क्या बोलता है, तो आर्टिकल 77 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का कार्य संचालन। अब यहाँ पर 77 में बात की गई है कि भाई भारत सरकार का कार्य संचालन कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखो भारत सरकार का कार्य संचालन कैसे होगा, कई लोगों के साथ से होगा, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, साथ साथ। संचालन के लिए भारत सरकार को अगर संचालन करना है तो भाई साथ चाहिए ना, साथ साथ, ठीक है, संचालन के लिए साथ साथ। अब क्या कहा गया आर्टिकल 77 के फर्स्ट में, एज पर दिस आर्टिकल ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है कि जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नेम पे हो रहा है। आपको पता है पीछे से कौन है, प्राइम मिनिस्टर है और उनकी पूरी मिनिस्टर है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। लेकिन जो भी वर्क हो रहे हैं वो किसके नाम पे हो रहे हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ते भी हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हेडिंग रहती है ना। तो अब कहने का मतलब है जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो रहे हैं गवर्नमेंट के, वो किसका नाम लेके हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के। अब कहने का मतलब है कि आपके घर में, ठीक है, आप कोई सामान लेने जा रहे हो, पैसे पापा से तो ले रहे हो, ठीक है, काम तो भले आप कर रहे हो, लेकिन पीछे से आपके पापा देख रहे हैं कि हाँ क्यों पैसे ले रहा है, किस लिए ले रहा है, क्या लेके आएगा। तो इस टाइप की चीज़ें
ठीक है, यही बात इस वाले आर्टिकल में है। ठीक है, 77 के फर्स्ट में जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, उसको किसके नेम पे किया जाता है? प्रेसिडेंट के। अब यहाँ पर सेकंड पे बात की गई है, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ऑर्डर्स की बात की गई, ऑर्डर्स भी प्रेसिडेंट के नेम पे ही दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्डर आ गया तो प्रेसिडेंट के नेम पे दिया जाएगा। थर्ड इसमें बात की गई, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स फॉर सेट बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि एलोकेशन ऑफ वर्क टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो भी प्रेसिडेंट बताएगा, यानी कि अब प्रेसिडेंट बताएगा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि ये जो मिनिस्टर है इसका वर्क क्या होगा, वर्क का जो एलोकेशन होगा, ठीक है, वो भी कौन करेगा? एलोकेशन ऑफ वर्क वो भी कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। तो ये आपका किसमें बताया गया? आर्टिकल 77 में बताया गया। ठीक है, राइट। आर्टिकल 78 और ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, क्या बोला गया? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब भाई प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज बताई गई है आर्टिकल 78 में। ओके, आर्टिकल 78 में जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, क्या कहा गया? द प्राइम मिनिस्टर हैज द ड्यूटी टू कम्युनिकेट एंड फर्निश द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह प्रशासन के मामलों से संबंधित मंत्री परिषद के निर्णयों को संप्रेषित करे तथा प्रस्तुत करे। कहने का मतलब है कि जो भी डिसीजंस वगैरह प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको कम्युनिकेट करना है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो बताए, प्रेसिडेंट को बताए, उनके सामने फर्निश करे, डिसीजन को फर्निश करे कि क्या डिसीजन आपने लिया। ठीक है, तो ये ड्यूटीज बताई गई है प्राइम मिनिस्टर की आर्टिकल 78 में। सेकंड में बताया गया, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। यानी कि अगर प्रेसिडेंट पूछता है कि भाई आपने इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या कोई भी सिचुएशन है, आपने क्या डिसीजन लिया, क्या आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, तो अगर प्रेसिडेंट पूछता है तो उनको बिल्कुल भी बताना पड़ेगा, बिल्कुल ही बताना पड़ेगा। ठीक है, सो संघ के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राष्ट्रपति मांगेगा। राष्ट्रपति भाई बिल्कुल मांग रहा है तो आपको देना ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो आर्टिकल 78 का फर्स्ट था, इसमें क्या कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ये ड्यूटी ही है, मतलब ड्यूटी ही बताई गई है कि आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपने क्या डिसीजन लिया। और सेकंड में ये बताया गया कि अगर प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर चीज पे पूछ रहे हैं कि आपने क्या डिसीजन लिया तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें यह बात किया गया 78 के सेकंड में। थर्ड में कहा गया, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका से पढ़ लेना। ठीक है, देखो क्या कहा गया कि इफ प्रेसिडेंट चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ऐसा प्रपोजल रख सकते हैं। ठीक है, इफ कैसा प्रपोजल? ओके, अब जैसे कि कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिसमें एक मिनिस्टर ने ना खुद कोई डिसीजन ले लिया, बट वो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो अकेले लेना नहीं चाहिए था, उसने किसी की एडवाइस नहीं ली। ठीक है, खुद ही डिसीजन ले लिया अपने बेसिस पे, ठीक है, अपने बलबूते पे। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी उसने डिस्कस नहीं किया, तो प्रेसिडेंट चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलेंगे कि क्या आप लोग सहमत हैं जो ये डिसीजन ली गई है, तो प्रेसिडेंट उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आर्टिकल 78 का थर्ड क्लॉज। अब हम देखने वाले हैं कि चैप्टर 1 में जो भी हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं उन्हें फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो आप देखो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा? एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 52 हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था आपका आर्टिकल 52 से 78 तक। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चैप्टर 1 में आर्टिकल 52 क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे एक प्रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप देखो हमने पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? हमने पार्ट 1 में पढ़ा 52 से 72 क्या था? पार्डनिंग पावर थी, किसकी? प्रेसिडेंट की। सो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की गई कि भाई एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 में बात की गई, फटाफट से हम रिवाइज करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 से इलेक्शन, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। और ये जो पूरा प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल्स हैं, बहुत ही फेमस इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, पाकिन कोको दुयो दशम, उससे हमने याद किया था क्योंकि वो ट्रिक हमने पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी से हमने पार्ट 1 जो इसका देखा था उसमें उसी ट्रिक से हमने याद किया था फिर से। तो आपको याद रखना है वो ट्रिक, इजिली आप कर लोगे। और कई बार तो ना बार बार रिपीट करोगे तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ याद आ जाएगा। 56 क्या है? टर्म की बात की गई। 57 में एलिजिबिलिटी यानी कि री इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 में ओथ की, अब ओ से 60 बन गया था। ठीक है, ओथ की बात की गई। 61 में प्रोसीजर से फॉर इम्पीचमेंट, महाभियोग का प्रोसेस जो होता है। ओके, आर्टिकल 62 में बात की गई टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसीज। वैकेंसी को फिल करना है प्रेसिडेंट के, अगर वो खाली हो जाता है तो। आर्टिकल 63 फिर हमारा आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट। अब आप देखो हमने क्या पढ़ा? 52 पढ़ा था। ठीक है, अब 52 में जैसे हमने 11 को ऐड किया, हम वाइस प्रेसिडेंट के पास पहुंच गए, प्रेसिडेंट से कूद के। जैसे हमने 11 ऐड किया, हम 63 पहुंच गए वाइस प्रेसिडेंट के पास। सो आर्टिकल 63
क्या बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के। 64 में हमने देखा था द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, किसमें बात की गई, जस्ट आपके आर्टिकल 64 में। 65 हमने देखा द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर कुछ कैजुअल वैकेंसी खाली हो जाती है प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, या हमने आर्टिकल 65 में देखा था। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब देखो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा है, ये भी भाई अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से इलेक्शन होना चाहिए। तो अच्छे से तो 6 वाइस प्रेसिडेंट का हो गया था। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब अगर इलेक्शन हो गया, कैसे याद रखा था, अब भाई अच्छे से अगर इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, अच्छे से इलेक्शन हो गया तो उनका जो टेन्योर है वो भी बढ़िया से बीते। तो जस्ट नेक्स्ट वाले आर्टिकल में 67 में इनके टेन्योर की बात की गई, टेन्योर भी भाई अच्छे से बीते, अच्छे से इलेक्शन हो जाए, इसके बाद टेन्योर अच्छे से बीते। तो 67 में किसकी बात की गई, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 69 में ओथ की बात की गई, किसके, वाइस प्रेसिडेंट के। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप देखो ना, आर्टिकल्स बहुत सारे हैं बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें हमें ज़्यादा अपना दिमाग भी वहाँ पे खर्च नहीं करना। ओके, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जैसे कि आर्टिकल 72 आपसे पूछ लेगा, ओथ आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आर्टिकल 66 आपसे पूछ सकता है, 67, 63 किससे रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो वो आर्टिकल्स पे हमें ज़्यादा अपना दिमाग थोड़ा ध्यान रखना है, दिमाग ज़्यादा खर्च करना है कि वो हमें याद रहे। ठीक है, आर्टिकल 73 जो है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये अभी हमने देखा एक्सटेंट कहां तक विस्तार है भाई, 72 पे जैसी पार्डनिंग पावर खत्म हुई प्रेसिडेंट की, अब बात शुरू हो गई एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की, कहां तक भाई विस्तार है। ठीक है, आपने माफ कर दिया, नेक्स्ट बात की गई कहां तक आपका विस्तार है पावर का, तो 73 में बात की गई। 74 में प्राइम मिनिस्टर आ गए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आगे, भाई सच्चा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो विस्तार कहां तक है कि भाई सबसे पहले सच्चा प्राइम मिनिस्टर रखो, तो सच्चा 74 में, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पीछे पीछे कौन आएंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगी। 75 में बात की गई अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के अदर प्रोविजंस क्या है। 76 में बात की गई अटॉर्नी जनरल, हर क्षेत्र की नॉलेज है, किसको, हर क्षेत्र की नॉलेज है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, 77 भाई कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस तो कैसे होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सबके साथ से होगा। ठीक है, सबके साथ से बिजनेस होगा, साथ 77। 78 से ड्यूटीज बताई गई प्राइम मिनिस्टर की, 78 का लास्ट में याद रखो, बिल्कुल लास्ट में जब चैप्टर 1 खत्म होता है 78 में, तो बताई गई ड्यूटी सिर्फ प्रेसिडेंट ही काम करता रहेगा, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है प्रेसिडेंट को लेके, तो 78 में आपका बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब आप देखो, हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा था, प्रेसिडेंट देखा था, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, फटाफट से इनको देख लेते हैं। सो आप देखो, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे एंड फर्स्ट हु डाई इन ऑफिस में, तो फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अभी तक तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। सेकेंड है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा जो है ये इंडिया के फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया कि जो एक्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की तरह। ठीक है, इनको परमानेंट नहीं रखा गया लेकिन ये एक्ट कर रहे थे, तो 13 डेज के लिए कौन आए थे, गुलजारी लाल नंदा। अब इनके साथ ऐसा हुआ था ना कि जब ये दूसरी बार बने तो भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, इनको फिर से नहीं रखा गया, कितना बुरा लग रहा होगा। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर। ओके, तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, क्या बोला था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर में इन्होंने एक फेमस नारा स्लोगन बोला था, जय जवान जय किसान। किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने। बहादुर लोग ही तो बोल पाएंगे जय जवान जय किसान, और जो जवान होते हैं और भाई जो देश के किसान होते हैं उनसे ज्यादा बहादुर कौन है ना, तो जो देश के जवान है और जो देश के किसान है सबसे ज्यादा बहादुर है, तो किसने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने। इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, मोरारजी देसाई एट 81 ओल्डर पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट टू रिजाइन। अब ये सबसे ओल्डेस्ट एट द 81 की एज में ये मोरारजी देसाई ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और इन्होंने ये फर्स्ट थे जिन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। चरण सिंह की बात करें तो ओनली पीएम हु डिड नॉट एड्रेस द पार्लियामेंट, जिन्होंने भाई पार्लियामेंट ही नहीं गए है। ठीक है, चरण सिंह पार्लियामेंट नहीं गए। ओके, राजीव गांधी की बात करें तो ये यंगेस्ट थे, 40 की एज में बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो पीएम विद द शॉर्टेस्ट टर्म, अब ये ऐसे पीएम भी बने रहे जब इन्होंने शॉर्टेस्ट टर्म था इनका। ठीक है, बहुत जल्दी इन्होंने अपना रिजाइन इन्होंने भी दे दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, जब इनका सेकंड टर्म था। नरेंद्र मोदी की बात करें तो इंडिया के ये अभी तक 4th प्राइम मिनिस्टर है जो सर्व किया इन्होंने अभी तक 2 टर्म्स इन अ रो, लगातार दूसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो ये 4th पीएम है, सेकंड या फर्स्ट नहीं है, चौथे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने लगातार दूसरी बार सर्व किया टर्म्स इन अ रो। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब कुछ यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो आप देखो, जवाहरलाल नेहरू ठीक फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, यह है गुलजारी लाल नंदा जो 13 देर तक बने थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तक, एक्टिंग एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन्होंने वर्क किया।
फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, फिर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, फिर गुरजारी लाल आए और लेकिन फिर से इनको 13 डे का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही बनाया। फिर इंदिरा गांधी आई, फिर मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ठीक है, और चरण सिंह जो थे इन्होंने कभी पार्लियामेंट ही नहीं गए, कोई सेशन ही अटेंड नहीं किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, और यहाँ पे आपके इंदर कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, फिर हमारे आ गए ये मोदी जी, ठीक है, और मोदी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहाँ से हैं, बनारसी से हैं, 2014 से अब तक ये बने हुए हैं। ओके, सो ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्ति की बात कर रहा है तो भाई प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सच्चा, साचा, सो आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज बाय, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो कौन करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले आपको खुद से करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड आंसर्स होंगे, तो पहले आपको खुद से ट्राई करना है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के उनका टेन्योर क्या है उनका टेन्योर। सो 5 ईयर, 6 ईयर, तो कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का, ठीक है। अब आप देखो जो चीज़ें अभी हमने आर्टिकल्स में नहीं पढ़ी वो आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच आर्टिकल डील विद द रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है। अब आप देखिए आर्टिकल 74 की बात हो रही है। तो आर्टिकल 74 में क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, ठीक है, तो ये भी ठीक है। आर्टिकल 75 अगर हम देखें, ठीक है, आर्टिकल 75A, अब यहाँ पर आर्टिकल की बात की गई 75 में कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और जो अदर मिनिस्टर्स हैं, तो ये भी आपका ठीक है। ये भी एक रिलेशन बता रहा है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 में क्या बात की गई कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कम्युनिकेट करेगा जो भी वो डिसीजंस ले रहा है मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो आर्टिकल 78 भी आपका ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कई जगह आपको आंसर जो है ना सिर्फ आर्टिकल 78 देखने को मिलेगा, बट अगर हम देखें सो आर्टिकल 74 भी रिलेशन बताता है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स का। ओके, आर्टिकल 75A भी एंड आर्टिकल 78A भी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। जो सैलरी है, अलाउंस है प्राइम मिनिस्टर के, उसको कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है, तो कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78। कौन कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, अभी हमने देख लिया इसको कई बार। तो कौन कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट से, सो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का बी हो जाएगा। ओके, 7th क्वेश्चन इज, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कितने परसेंट से, तो कितना परसेंट, 15%। ओके, आंसर आपको पहले दिख गया, तो सो 15% मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय। प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकता है मिनिस्टर जिनको रिकमेंड करेगा। कौन रिकमेंड करेगा, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करेगा या बताएगा प्रेसिडेंट को कि आपको ये मिनिस्टर्स लेने हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है, उनको ही आपको बनाना है, तो वैसे ही प्रेसिडेंट काम करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच अमंग द फॉलोइंग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, लोकसभा। अब आप देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ होंगे, लोकसभा में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओके, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम और सिंग टुगेदर। एक साथ काम करेंगे, चाहे डूबे चाहे तैरते रहे, ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ। व्हेन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज सक्सेसफुली पास इन द लोकसभा द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स हु आर फ्रॉम द राज्यसभा नीड टू रिजाइन। अब कहने का मतलब है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुली पास हो जाता है हटाने के लिए लोकसभा में, ठीक है, तो जो पूरा की पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग सारे मिनिस्टर जो राज्यसभा में भी हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आइदर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। कोई व्यक्ति संसद किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है। अब जैसे कि कोई भी सदस्यता नहीं ली, ना लोकसभा की ना राज्यसभा की, तो वो कितने दिन तक मंत्री बना रह सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
6 मंथ, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों की श्रेणी नहीं है। अब आप देखो, अभी हमने देखा था ना जो पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स आता है, आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है, डेप्यूटी मिनिस्टर आता है। अब ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स हम देखते हैं, ठीक है, हमने पहले भी देख लिया। कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट, जो हेड होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज इन्हें दिया जा सकता है, राइट, और कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर इनको कैबिनेट मिनिस्टर से ही अटैच कर दिया जाता है। डेप्टी मिनिस्टर की बात करें तो अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड असिस्ट देम इन देयर वर्क, उनके वर्क में हेल्प करेंगे डेप्टी मिनिस्टर, स्टेट हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होते हैं सभी मिनिस्टर्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो आप देखो, रियल पावर किसके पास है, कहने को तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन रियल पूछ रहा है, रियल एक्चुअल किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर। सो द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाल से रिजाइन करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जिन्होंने रिजाइन कर दिया कौन थे पहले भारतीय, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिन्होंने भाई शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व किया, ये आपका सीजन 2023 में पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, ठीक है। अब आप देखो, हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें चंद्रशेखर हो जाएगा। आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं ना, तो उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने रहे, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट वुमेन कौन थी, तो फर्स्ट वुमेन आपकी कौन बनी थी, सो इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मेंशन दैट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट थी, किसने दी थी, तो आप देखो ये स्टेटमेंट आपकी दी थी किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो केवल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज सर्व द टर्म ऑफ 13 डेज। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा, सिर्फ 13 दिनों का। तो भाई देखो 13 दिनों का कार्यकाल किसका रहा, सारे ऑप्शन अच्छे से देखो, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये जो मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है, चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू की तो डेथ ही हो गई थी, इनके सेकंड जो इनका जो टेन्योर था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब इनका सेकंड टर्म था तो ये 13 डेज तक बने थे, ठीक है, याद रखना है आपको। और 13 डेज तक जो एक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे अभी हमने पढ़ा था, क्या नाम था उनका, जरा कमेंट करके बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, तो कौन फहराता है, ठीक है। अब आप देखो क्या यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कौन होस्ट करता है नेशनल फ्लैग को एट रेड फोर्ट और इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। बहुत लोग सोचेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका क्या है, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो होस्ट करते हैं द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट और इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन नंबर 19 इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द डैश एज इट हेड। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख कौन है, जिसका मेन हेड कौन है, तो मेन हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था पर थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज थी, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख कौन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में गलत यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया, तो हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ही हो जाएंगे। नीति आयोग जो है उसके ऑफिशियल चेयरमैन कौन माने जाते हैं, सो प्राइम मिनिस्टर ही माने जाते हैं। 21st क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द, जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर का इसे बनाओ, उसे बनाओ, इसे बनाओ, तो प्रेसिडेंट भाई उनको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स द फॉलोइंग। भारत के संविधान के दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा निम्नलिखित उल्लेख करता है,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्साइज ऑफिस फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फॉलोइंग। ये जो आपको पूरा एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल ये बात करता है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनका हेड होगा, जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। बहुत ईजी है, किस में कहा था, आर्टिकल 74 में, और आर्टिकल 74 के फर्स्ट में ही कहा था, ठीक है, सारे ही ऑप्शन देख लो आप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 74 फर्स्ट। Question number next is, which one of the following provisions of Indian Constitution deal with the appointment and dismissal of the Council of Minister? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और बर्खास्त से संबंधित है। मंत्री परिषद है, उनका नियुक्ति भी करनी है, उनको बर्खास्त भी करना है। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, तो कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल 75 में हमने कई सारी चीजें देखी थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आर्टिकल 75 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर। केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब, अब मंत्री परिषद जो है केंद्र सरकार की तभी अस्तित्व में आती है, कब अस्तित्व में आएगी, ठीक है, कब अस्तित्व में आएगी। ऑल द मिनिस्टर हैव टेकन द ओथ ऑफ द ऑफिस, जब सारे मिनिस्टर्स शपथ ग्रहण कर लें। द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस, जब प्राइम मिनिस्टर ओथ ले लें। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ही तो बने हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस, तभी जाके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, तभी वो एग्जिस्टेंस में आएंगे ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर के ओथ लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड %% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज थी। तो मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या संसद के कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जो मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको उसकी बैठक कौन करता है, उसकी बैठक कौन करता है, ठीक है। तो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ये। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। तो ये बात किसमें कही गई है आपकी, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपके आर्टिकल 75 में की गई है। अब आप देखो दूर दूर से कोई मतलब नहीं है, 29, 65, 303 ये तो आते ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में, ठीक है। जैसे आप देखोगे भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल से रिलेटेड है, तो एक ही तो आर्टिकल दिख रहा है बस इसमें, आर्टिकल 75, भूल भी जाओगे तो भी लग जाएगा। सो आर्टिकल 75 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं, पॉलिटिक्स की भी, ओके, स्टैटिक जीके की भी। अगर आप उनको सही से फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ें नोट करेंगे, याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपका जीके बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ला रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। ओके, सो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।